नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मुतलर स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार तीसरे दिन खरीदारी का मोड। निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 22,850 के ऊपर। बैंक निफ्टी की रफ्तार और हुई तेज। आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर कर रहे हैं आउट परफॉर्म। करीब 1% चढ़े दोनों इंडेक्स। डीजीटीआर की सेफगार्ड ड्यूटी की सिफारिशों से चमके सभी मेटल शेयर। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 1% मजबूत। टाटा स्टील करीब 2% चढ़कर निफ्टी का बना टॉप गेनर। सेल में 4% की तेजी। आज के बिग स्टॉक्स में सेगमेंट में मेटल सेक्टर पर हुआ था सटीक एनालिसिस। अमेरिका में मंदी की आशंका से आईटी शेयरों में बिकवाली जारी। निफ्टी आईटी करीब 2% टूटा। टीसीएस 2% गिरकर बना निफ्टी का टॉप लूजर। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एलटीआई माइंट्री में भी 2% की गिरावट। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में तेजी कायम। एंजल वन और कैंप्स में करीब 3 से 4% तक का उछाल। सीडीएसएल और बीएससी भी करीब 2 से 3% मजबूत। और डिफेंस शेयरों में मजबूती। अंतरिम डिविडेंड पर बैठक से पहले मिधानी करीब 6% दौड़ा। भारत डायनामिक्स, गार्डन रीच और एससीआई में भी 3 से 4% का उछाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में। हमारे साथ प्रशांत सावंत और आशीष बहेती पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही रचना वैद्य और रुचित जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी होंगे। वहीं जेम फाइनेंशियल सर्विसेज फंड मैनेजर आशीष चतुर्मोदा से एक टेक्नो फंडा नजरिया भी समझेंगे। ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में शो में, लेकिन इससे पहले एक नज़र डालते हैं मार्केट पर। निफ्टी डे हाई पर अब 22,875 के करीब। निफ्टी बैंक 235 पॉइंट ऊपर 49,500 के पार। निफ्टी आईटी अभी भी दिक्कत में, उसके बावजूद निफ्टी में इतनी रैली। निफ्टी आईटी करीब, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी, लेकिन फिर भी 1.5% से ज़्यादा नीचे। मिड कैप इंडेक्स आज का स्टार 1% से ज़्यादा, इनफैक्ट 1.5% के करीब अब मिड कैप इंडेक्स ऊपर। स्मॉल कैप में भी तेज़ी और एडवांस डिक्लाइन करीब 6:1 का इस समय आपको दिखाई देगा। तो शानदार तेज़ी इस समय आपको दिखाई देगी मार्केट में। कुछ स्टॉक्स जो फोकस में हैं, वोल्टास में 3.25% की रैली है। एंजल वन में 3.5%, सेल में 3.5%, प्रेस्टीज एस्टेट्स में 3%, जोमेटो में करीब 3%, पॉलीकैब, मैक्रोटेक, बीएससी, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको अच्छी खासी रैली दिखाई देगी। वीरू, जी हाँ, ये थी अब तक बाजार की छोटी सी समरी। क्या हुआ बाजार में अब तक सुबह से, किन सेक्टर्स ने लिए है लीड। अब बात करते हैं पैनल से। हमारे साथ स्क्रीन पे मौजूद है प्रशांत सावंत, आशीष बहेती पिछले कार्यक्रम से, इस कार्यक्रम में भी, और रचना वैद्य और रुचित जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर ताज़ा तरीन नजरिया। रचना जी, गुड मॉर्निंग। वी आर एट डे हाई। आपकी 2 कॉल्स क्या रहेंगी इस वक्त की? जी गुड मॉर्निंग। एंड आज के लिए मेरी 2 कॉल्स जो रहेगी उसमें एक अभी के लिए कोटक बैंक है। कोटक बैंक के फ्यूचर्स हम 2045 पे देख रहे हैं। एंड यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के हिसाब से 2055 का टारगेट लेके चल सकते हैं। एंड 2038 पे हम ऐसे लगाएंगे 55, एंड सेकंड टारगेट 60 पे भी लगा सकते हैं। और दूसरा मैं बात करना चाहूंगी जियो फाइनेंस के लिए। जियो फाइनेंस में भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो फ्यूचर्स पे ट्रेडिंग करेंगे हम। एंड 230 के प्राइस पे अगर एंट्री करते हैं तो हम ऐसे लगाएंगे 227 पे। एंड हमारा टारगेट होगा 235 एंड 37 फॉर 2-3 डेज पर्सपेक्टिव। लेकिन जियो फाइनेंस के लिए मैं एक चीज ऐड करूंगी, ये अभी ऐसे लेवल पे है कैश में जहां पे इसको पोर्टफोलियो में भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। ओके, ये होगी रचना जी की 2 पिक्स इस समय की। जियो कल भी शानदार चला था, आज भी अच्छी रैली। प्रशांत जी, आपकी 2 पिक्स इस समय की? अनुज जी, मेरा पहला पिक होगा आरती इंडस्ट्रीज। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक हायर बॉटम कंफर्म हुआ है और मैं एक टेक ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। करीबन 395-96 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा स्पॉट 385 के नीचे, बिलो 385। मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 415 से लेके 418, 418, 415। और नेक्स्ट पिक जो होगा वो एचडीएफसी लाइफ। यहाँ एक रेंज ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस स्पॉट 635 के नीचे रख के 670, 675, 670, 675 रेंज ब्रेकआउट के डेप्थ को मैं एज अ टारगेट रेप्लिकेट कर रहा हूं। यहां तक ये जा सकता है। ओके, एचडीएफसी लाइव 647.85 पे आपका बाय कॉल है। अब चलते हैं रुचित के पास। रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, आपके 2 स्टॉक्स आज के? जी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। 2 स्टॉक्स है खरीदारी की साइड, जिसमें मेरा पहला पिक टाटा पावर में है। सो एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज़ हमने रिसेंटली देखा है, और कंसोलिडेशन के बाद आज एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये स्टॉक में आया है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक मूव हम टाटा पावर में नियर टर्म में देख सकते हैं।
355 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा पावर में खरीदारी की सलाह रहेगी। 395 के अराउंड के नियर टर्म टारगेट्स ये स्टॉक में आ सकते हैं। और जो दूसरी पिक रहेगी वो रहेगी HAL में। सो डिफेंस एज अ स्पेस नो हमें लग रहा है कि एक पुलबैक मूव या एक अच्छी तेज़ी हमें डिफेंस सेक्टर्स में देखने मिल सकती है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स रिसेंटली बिटन डाउन है और कुछ स्टॉक्स इनफैक्ट अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट से रिबाउंड कर रहे हैं, जिसमें से एक HAL है। तो HAL में करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे 3520 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 3750 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। ओके, चलिए अब चलते हैं आशीष भैती के पास। आशीष जी, इस समय की आपकी 2 पिक्स। जी अनुज जी, पहला जो स्टॉक रहेगा वो मैक्स फाइनेंशियल में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ मोमेंटम अच्छा बन रहा है तो 1070 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाई जा सकती है 1110 और 1130 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो CG पावर का। यहाँ पे भी ये स्टॉक कंसोलिडेट करके अब एक रेंज ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 635 रुपए के एसएल मेंटेन करे। 660 और 670 दो टारगेट्स के लिए इसमें भी खरीदारी की सलाह है। ओके, तो चलिए ये इस समय की आपकी कुछ पिक्स। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमारे साथ अब मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हीलियोस इंडिया के CEO दिनशो ईरानी जुड़े हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। पिछली मीटिंग और आज की मीटिंग में पूरे जैसे कहते हैं ना, मूड बदल गए, हालात बदल गए, सेंटिमेंट बदल गए, सब कुछ बदल गया। लेकिन ये हुआ कैसे? ये इस तरीके की जो 1000 पॉइंट की निफ्टी में रैली आ गई, किसको क्रेडिट देंगे आप इसके लिए? जी आनंद जी, पहले तो धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो अनुज जी, बेसिकली हमें भी यही लगा था कि जो ये करेक्शन था वाज मतलब एक्चुअली आपने देखा था स्टैंड अलोन इंडिया का ही करेक्शन था। जो सितंबर के बाद जो गिरा है हमारा मार्केट, वो एक स्टैंड अलोन फॉल था। कोई ग्लोबल मार्केट इतना जोरों का गिरा नहीं था। एंड रीजन हम जो बता रहे थे वो थे ओवर वैल्यूएशन था, फंडामेंटल डिटोरिएट हो रहे थे, ये सब हमारे रीजन थे। और ऑब्वियसली FI सेलिंग जो जोरों की चालू हो गई थी। तो वो सब रीजन को देख के हमें लगा कि जरा इतिहास में देखते हैं ऐसा कितनी बार हुआ है। पहली बार तो इंडिया अकेला गिरा, वो ऐसा पहली बार ही हुआ था शायद। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। और 20% से ज्यादा कभी करेक्शन जो निफ्टी में आई है वो 9 बार हुई है ऐसे 30 साल के इतिहास की निफ्टी की। तो उसमें हमने ये देखा कि हर एक जो फॉल था उसके लिए एक रीजन था। और बाय द वे 20% से ज्यादा जब निफ्टी गिरता है तो शायद ही 30 पे रुकता है, मतलब 24-25 एक ही बार रुका था। उसके बाद में तो जो एवरेज करेक्शन था 35-40 के आसपास रहता है उसमें। तो इसलिए हमें वो बहुत डर लगा हुआ था। लेकिन हर एक 9 बार एक एक रीजन था। कोई ग्लोबल क्राइसिस था या कोई डोमेस्टिक क्राइसिस था या तो कोई स्कैम था जिसकी वजह से हमारा मार्केट गिरा था। इस बार हमें ऐसा दिखा नहीं, इसलिए हमें लगा कि ये जो करेक्शन है वो ओवरडन है। FI का भी जो आउटफ्लो था वो रुपए को देख के, जो वीकनेस जो देख रहे थे रुपए में, शायद उसको देख के उनका आउटफ्लो जो था वो एक्सेलरेट हो गया। लेकिन जो दिसंबर के नंबर आए उसमें थोड़ा सा हमें वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट चालू हुआ है। इतने नंबर बढ़िया नहीं थे, लेकिन जो नेगेटिव ग्रोथ आपने देखी सितंबर में, उसके बाद आपने जो देखा दिसंबर में एक स्लाइट फ्लैटिश ही ग्रोथ थी हमारे मार्केट की। तो हमें लगा कि चलो ठीक है, थम रहा है अभी। और एक्चुअली जो FI का ट्रेड था वो बहुत ही बढ़िया ट्रेड था जो उन्होंने बेचा। आप सोचिए, एक तो रुपए में उन्होंने 6-7% बना लिया, मार्केट में उन्होंने कोई 7-8% बचा लिया, और वहां US के मार्केट में 5-6% कमा लिया। तो आप सोचिए कि 20-25% के काइंड ऑफ रिटर्न उनके ऑलरेडी बन चुके थे। तो इट वाज ऑब्वियस कि कोई तो ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट फाइनली बोलेगा कि भैया इंडिया देखो बहुत ही बिक गया है। फ्रॉम अ वेरी एक्सपेंसिव मार्केट इट हैज बिकम अ वेरी चीप मार्केट। और मैं ये चीप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि MSCI इंडिया का प्रीमियम ओवर MSCI वर्ल्ड जो इंडेक्स है उसके सामने हमारा कोई 4% प्रीमियम रह गया था, जो कि 26 था सितंबर में। तो इसलिए हमें लगा कि अभी थिंग्स विल टर्न अराउंड। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं लगा कि इतना जोरों का रैली आ गया। लेकिन एज यू नो, मार्केट हमेशा सरप्राइज करता है ऑन द अप और डाउन। बिल्कुल। तो फिर निशा जी, यहाँ से ऑब्वियसली मार्केट में एक चीज़ क्लियर हुई है, बैंक्स में अच्छी रैली हुई है और IT पूरी तरीके से कोलैप्स हुआ है। क्या ये आगे भी कंटिन्यू करेगा? बैंक्स लीड करेंगे IT ऑन द डाउन साइड? जी, एक्चुअली बैंक्स तो हमें बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेंडर्स स्पेसिफिकली हमें ज्यादा पसंद है आज की तारीख में BFSI स्पेस में। और वो इसलिए है क्योंकि एक तो जो रुपए का जो रिएक्शन था, ऑब्वियसली RBI का जो बहुत ही उनकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत ही
लिक्विडिटी कंस्ट्रेनिंग पॉलिसीज थी, बिकॉज वो इन्फ्लेशन फ्लाइट करना चाहते थे, तो उसके चलते उन्होंने काफी लिक्विडिटी सकआउट की थी। लेकिन जैसे ही नए गवर्नर आए, आई थिंक उन्होंने एक कॉल लिया कि इकोनॉमी ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाए तो चलेगा, और वैसे भी इन्फ्लेशन में काफी हमारे पास ब्रीदर भी था टू मैनेज, तो इसलिए लिक्विडिटी इन्फ्यूजन जैसे ही चालू की उन्होंने, और पहली चीज जो उन्होंने की इंटरेस्ट रेट कट किया, जो इमीडिएटली आफ्टर द बजट, जब उन्होंने देखा कि डेफिसिट काफी हद तक कंट्रोल था बजट का, तो आई थिंक ये सब जो पॉलिसीज हैं वो काफी बेनिफिशियल होती हैं फॉर द बैंकिंग सेक्टर, कि आपकी लिक्विडिटी वापस आ रही है। बिकॉज मेन कंस्ट्रेंट यही था कि आपका जो डिपॉजिट रेट था उसमें और लेंडिंग में कंस्ट्रेंट हो रहा था बिकॉज ऑफ द आरबीआई एक्शन, तो इसलिए दैट वाज अ वेरी बिग पॉजिटिव। और हमें लग रहा है कि आगे चल के भी यही पॉलिसी रहेगी। हमें ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा अगर जो आरबीआई सडनली आके बीच में इंटरम में ही एक और 25 बिप्स काट दे इंटरेस्ट रेट के, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन गिर रहा है, और दे वांट डिमांड टू कम बैक, तो इसलिए उनको मुझे लगता है ये पुश देना चाहिए कंजम्पशन को। और दूसरा जो आईटी की बात की आपने, आईटी हमें भी बहुत पसंद था पहले, लेकिन फरवरी में हम काफी लोगों को मिले, इंडस्ट्री के लोगों को मिले और काफी वेटरन्स को मिले, और जैसे जैसे टर्म्स आ रहे थे वहाँ एआई को लेके, हम पहले ये सोच रहे थे कि एआई एक असिस्ट करेगा आईटी हमारी इंडस्ट्री को, लेकिन जिस हिसाब से वो लाइक एक तो स्टेटमेंट ऐसा था कि पूरा जो 30 साल का हमारा मॉडल है आईटी का वो रीसेट होने वाला है। तो ये सब जो टर्म्स है वो ऐसे 30 साल में पहली बार ही हमने सुने हैं, इसलिए हमें काफी डर लग गया, क्योंकि एआई एक्चुअली एक जो हमारा पहला मॉडल था वो यही था कि आप नंबर ऑफ लोग लगाइए काम पे और पर आवर बिलिंग करके टेक होम दैट मनी। लेकिन एआई के चलते नंबर ऑफ जो जितने लोग चाहिए उतने लोग नहीं चाहिए होंगे, अभी बहुत कम हो जाएंगे, और पूरा बिलिंग सिस्टम ही और ही हो जाएगा। तो इसलिए हमें लगा कि यहाँ पे बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम आईटी, और हमने काफी आईटी बेचा। फरवरी में इनफैक्ट जीरो ही कर दिया, लिटरली एक ही स्टॉक रह गया हमारे पास आईटी का, और वो एक्चुअली आईटी इंडस्ट्री में आता है, लेकिन इट हैज मोर टू डू विद ऑटो इंडस्ट्री के साथ ज्यादा लेना देना है उनका, ईवी वगैरह के साथ ज्यादा लेना देना है, इसलिए वो रखा हमने। बाकी सब जीरो कर दिया, और उसके चलते काफी कैश रेज हो गया था फरवरी में हमारे पास, और वो फॉर्चुनेटली उसके बाद बाजार भी काफी गिर गया, तो इसलिए हम वेट किए, और जैसे ही मार्च में हमें दिखा अभी थिंग्स स्टेबलाइज हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ओवर 50% ऑफ दैट कैश, इनफैक्ट अभी तो हमारे पास शायद ही कोई कैश रह गया होगा, वो पूरा डिप्लॉय कर दिया, और या वी आर हैप्पी। दिनशा जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ, और आईटी आपने नील कर दिया, और एक स्टॉक कौन सा रखा है मेरे को मालूम है, लेकिन आज आपका जो ये चश्मे का फ्रेम है ना, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा दिखाएंगे दिनशा जी? एक बार के लिए तो मैं भी थोड़ा सा वो हो गया, मैं यार ये लाइट कैसे पड़ रही है, क्या है, बिल्कुल डिफरेंट। आई मीन पहली बार मैंने ऐसा फ्रेम देखा। वो अनुज जी ऐसे ही बोल रहे थे सब कुछ बदल गया, तो मैं बोलने वाला था मेरा फ्रेम भी बदल गया। अच्छा, मुझे याद है अच्छी तरीके से, लास्ट टाइम आप 21 फरवरी को इस कार्यक्रम में आए थे, और उस दिन आपका व्यू कंस्ट्रक्टिव था, पॉजिटिव था, कि स्टार्ट डिप्लॉइंग कैश। अच्छी तरीके से मुझे याद है। एक बात और आपने कही थी कि हम एक स्मॉल कैप मिड कैप फंड लेके आएंगे, लेट्स थिंक अबाउट स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स नाउ। अभी आपका स्मॉल कैप और मिड कैप पे व्यू क्या है इस वक्त? क्या ये वक्त है थोड़ा पैसा डिप्लॉय करने का, और उसमें भी कोई खास सर्टेन ब्रांचेस? वीरू जी, एक्चुअली हमने जो हमारा जो फंड आया वो मैं जैसे सबको बोल रहा था कि मुझे पता है कि टाइमिंग गलत है इन टर्म्स ऑफ रेजिंग मनी, बट टाइमिंग परफेक्ट है इन टर्म्स ऑफ हमारे आइडियाज जो हमारे पास थे। तो इसके लिए वी वेंट अहेड। हमारा एक्चुअली ये जो मिड कैप फंड था उसका अप्रूवल लास्ट अगस्त में ही आ गया था हमारे पास, लेकिन हमने नहीं डिप्लॉय किया बिकॉज उस समय टाइमिंग ठीक नहीं लगी, और फरवरी में जाके हमने डिप्लॉय किया। अभी लग रहा था कि हाँ जी चलो थिंग्स आर नाउ स्टेबिलाइजिंग, अभी यहाँ से आपको आइडिया जनरेशन चाहिए। तो हमें अभी भी यही लगता है, ये जो रैली आपने देखी है बाजार में वो शायद एक जंप ऑफ द गन होगा, लेकिन आगे चल के हमें लगता है जो वेल्थ क्रिएशन नॉर्मली जो होती है, रिटर्न जो नॉर्मली बनते हैं वो मिड और स्मॉल कैप में ही बनते हैं। लार्ज कैप आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट मिड एंड कैप इज मिड एंड स्मॉल आर द वंस वेयर जहां पे रियल आपका जो रिटर्न जनरेशन होता है वो वहां पे होता है, अल्फा जनरेशन वहीं से होता है। इसलिए हमें वो स्पेस काफी पसंद है, और वहां पे हमने डिप्लॉय करना चालू कर दिया है। आफ्टर वी रेज द मनी, काफी लिमिटेड अमाउंट रेज हुआ था, तो वो डिप्लॉय करना चालू कर दिया। और जो
एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए, हम बहुत क्लियर थे वहां पे कि वहां पे कोई सेक्टर, इट बी वेरी सेक्टर एग्नोस्टिक रहेगा, और मेनली एक्चुअली मिड कैप फंड है तो मिड कैप 65% तो होना ही चाहिए, लेकिन वहां पे एक भी लार्ज कैप स्टॉक नहीं रखेंगे हम, सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप होगा। जो 35% लीवे जो हमें है टू इन्वेस्ट बियॉन्ड द मिड कैप स्पेस, तो वहां पे हम सिर्फ स्मॉल कैप रखने वाले हैं। और आप देखें आज की तारीख में तो मेनली जो स्टॉक्स एंड सेक्टर्स जो हमने आइडेंटिफाई किए, एक तो वो जो मैंने बोला जो नॉन आईटी आईटी है वो वाला हमने लिया है, फिर हमने हेल्थ केयर के स्टॉक्स लिए हैं, फिर हमने हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स लिए हैं वहां पे, और ऐसे करके आस्ते आस्ते करके आइडियाज, बॉटम अप आइडियाज पे काम करके वहां पे डिप्लॉयमेंट चालू हो रहा है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि कोई सेक्टर स्पेसिफिक कॉल लेना चाहिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेगमेंट में, क्योंकि आज की तारीख में आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही काम करना पड़ेगा। स्टॉक पिकअप मार्केट हो गया ये, और अगले कपल ऑफ क्वार्टर्स हमें तो यही लगता है कि एक स्टॉक पिकअप पैराडाइज होगा ये मार्केट, क्योंकि वहीं पे आपको आइडिया जनरेशन दिखेंगे। अच्छा दिनशॉ जी, ये पूरे पुल बैक में या फिर 22,000 से लेकर 22,800 तक के सफ़र में 900 हो गया अब तो, मेटल्स की सबसे स्ट्रॉन्ग भूमिका निभा थी। आई मीन थैंक्स टू डॉलर इंडेक्स जिसका रिट्रेसमेंट हमको हाथों हाथ दिखा, उसका इम्पैक्ट है। मेटल्स की ये रैली क्या परसिस्ट करेगी, आपको क्या लगता है इस वक्त? जी देखिए, हमें एक्चुअली नॉन फेरस स्पेस ज्यादा पसंद है फेरस से, क्योंकि फेरस में आज की तारीख में जो रैली आ रही है वो ऑब्वियसली जो वर्ल्ड प्रोटेक्शनिज्म में चला गया है उसके चलते ये रैली है। इंडिया ने भी ड्यूटीज बढ़ा दी हैं, अपनी ज़्यादा प्रोटेक्शन ड्यूटीज बढ़ा दी हैं ऑन इम्पोर्ट ऑफ मेटल्स। पर अगर जो आप चाइना का हाथ देखें वहां पे, तो चाइना के पास फेरस में आई थिंक बिलियन टन की कैपेसिटी है, जो कि दुनिया की आप पूरी कैपेसिटी एक साइड में रखिए और चाइना की एक साइड में तो सेम ही होती है, इतनी कैपेसिटी है उनके पास। तो वो उनको चाहिए तो कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं ये मार्केट, खुद का उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसीलिए आई थिंक दुनिया भी आज की आज की तारीख में प्रोटेक्शनिज्म पे ज्यादा चली गई है, बिकॉज वो जानते हैं कि ये डिस्टर्ब करने के लिए चाइना, तो इसलिए हमें ज्यादा कंफर्ट नहीं है वहां पे। और ये जो प्रोटेक्शनिज्म के चलते रैलियां आती है वो एक्चुअली इतनी लॉन्ग टर्म भी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग उसके हिसाब से होती है। इसलिए वीरू जी, फेरस में तो बिल्कुल कंफर्ट नहीं है। ओके अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, कोई एक आध स्टॉक जो आपने इस करेक्शन में ऐड किया या फ्रेश खरीदा डिस्क्लोजर के साथ, अगर आप थोड़ा बताना चाहें तो? जी, फ्रेश तो लिया है हमने, 2-3 स्टॉक लिए हैं फ्रेश। एक तो हमारा ऑयल एंड गैस कंपनी हमने लिया है, बेसिकली जिस हिसाब से बेनाइन ऑयल प्राइसेस थे तो उसके चलते हमने डिसाइड किया कि वो हमने एक्चुअली पहले बेच दी थी क्योंकि वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच हो गए थे। दिनशो जी देखिए, आप और समीर सर ना बाकी फंड मैनेजर थोड़े अलग हैं, आप नाम लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आपने लिया है, बता दीजिए नाम के साथ। HPCL लिया है हमने, और वो डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि वो हम रेगुलर ऐड भी करते रहते हैं वहां पे। तो और वो एक्चुअली हमारे पास पहले भी था जो हमने बेच दिया, क्योंकि वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच हो गए थे। और जैसे ही हमने देखा कि अभी दुनिया स्टेबलाइज हो रही है, ऑयल प्राइसेस गिर गए हैं, सिंगापुर मार्जिन्स बढ़ गए थे, रिफाइनिंग मार्जिन जो सिंगापुर के हैं वो बढ़ गए थे, तो हमने बोला इट्स टाइम टू ऐड टू दिस पर्टिकुलर स्टॉक अगेन, और हमारे हमेशा उसमें रहा है तो इसलिए हमने वहां पे ऐड किया है। हमने जो नई होटल कंपनी आई है हमारी, जो स्प्लिट हुई थी ITC से, वो हमने ऐड की है, हमें वो भी अच्छी लगती है। फिर हमने ABB ऐड किया है, विच इज ऑब्वियसली अ कैपिटल गुड्स कंपनी, वो सारे डिस्क्लोज्ड है ये सब हमारे ट्रेड्स, तो आपको दिख जाएंगे अगली बार जब रिपोर्ट होगा हमारा पोर्टफोलियो। तो ये बिकॉज बेसिकली डोमेस्टिक केपेक्स प्लेज, हॉस्पिटैलिटी, यहाँ पे, और जहाँ पे हमें वैल्यू दिख रहा है वो ऑब्वियसली आर द वंस व्हिच वी वांट टू ऐड। बिल्कुल, देखिए मैं बताऊँ, हम अपने ना ये इंटरव्यूज़ को सोशलाइज करते हैं, ट्रस्ट मी, पिछले 15-16 मिनट की जो पूरी कॉन्वर्सेशन हुई उसमें जो लास्ट आंसर है ना, सबसे ज़्यादा यही चलेगा। सबको एट द एंड ऑफ द डे यही जानना है कि क्या स्टॉक खरीदा। दिनशो जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और समीर सर को भी बोलिएगा कि वो भी आपके जैसा एक फैंसी चश्मा खरीद लें। उनके पास ज्यादा है ऐसे पहनते हाँ, नहीं वो मुझे पता है, वो ऑन एयर नहीं पहनते हैं वो, बाकी मैंने वो मुझे सब पता है वैसे, लेकिन उनको बोलिए अगली बार वो भी ऐसे कुछ पहन के आए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनशो जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मार्केट डे हाई पर है वापस। देखिए क्या हो रहा है, डिप आती है इमीडिएटली बाइंग आती है, और जितनी डिप आती है उससे बड़ी बाइंग आ रही है। ये क्लासिकल
वापस एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में बदलती हुई 22,900 पर, आज का लो 22,808, शानदार रिकवरी। और बैंक निफ्टी देखिए अब आप 49,600, मतलब अपनी पहली रेजिस्टेंस के जोन में अब आ चुका है और शायद आज ये दूसरी रेजिस्टेंस भी हिट करे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। कुछ मार्केट होती हैं चेज़ करने वाली, ये वो वाली मार्केट लग रही है। अब चलते हैं हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के फंड मैनेजर आशीष अजमोदा वापस जुड़े हैं। आशीष गुड मॉर्निंग। अब लग रहा है ये वो पुष्पा वाला मामला कि अब नहीं रुकेगा, क्या निफ्टी लग रहा है आपको जाएगा 23,500 24,000 तक? गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए बिल्कुल पहले तो मैं कुछ डेटा पॉइंट्स की बात करूं अनुज, 3 चीज जिनको हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। एक, पहला लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। आप देखेंगे कि जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो एक समय पे 88% शॉर्ट पोजीशंस एफआईएस की थी, आज वो नंबर 72% पे आ चुका है। तो एक सिग्निफिकेंट शॉर्ट कवरिंग एफआईएस के द्वारा इस बाजार में देखने को नजर आई। दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स जो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करें। तो अगर से मैं निफ्टी 500 का डेटा देखूं और उसमें से कितने परसेंटेज स्टॉक्स ऐसे जो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये डेटा फरवरी में 8% पे आ चुका था। यानी मात्र 8% स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। आज यही नंबर 68% पे आ चुका है। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ब्रॉड बेस रिकवरी 20 डे मार्केट्स के अंदर में देखने को मिल रही है, जहां पे 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हो रहे हैं। पर थोड़े लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम की बात करूं, जहां पर पे कितने परसेंट स्टॉक है जो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, तो ये डेटा फरवरी में 8% था, अब 16% आ चुका है। तो ग्रेजुअली एक बहुत ही अच्छी रिकवरी इसका मतलब है मार्केट के अंदर में देखने को नजर आ रही है। और जिस तरह से निफ्टी ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, मेरा ये मानना है 22,400 22,500 कहीं ना कहीं एक अब अच्छा बेस बन चुका है। और ये बेस होल्ड किया तो 24,000 24,200 तक की ट्रेजेक्टरी मैं समझता हूँ इंडेक्स लेवल पर, निफ्टी के लेवल पर देखने को नजर आ सकती है। ओके, ये 24,400 तक की अगर ट्रेजेक्ट्री आती है आशीष, तो उसमें डोमिनेट क्या करेगा? मैं आपको पिछले 2 महीने से सुन रहा हूँ, आपका कन्विक्शन B2 पर है, कोटक महिंद्रा पे है और ये वाकई डोमिनेट कर रहे हैं। कोटक रेंज हाई पर, बजाज फाइनेंस एट ऑल टाइम हाई। डोमिनेट क्या करेगा इसमें? बिल्कुल। तो वीरेंद्र, मेरे हिसाब से बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनबीएफसी जो है वो स्पेस बहुत ही अच्छी तरह से डोमिनेट करेगा। और आप देखिए किस तरह से आईटी में एक अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिला, तो वापस से जो सेक्टर की लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं इस पूरे स्पेस ने लिया। और सबसे अच्छी बात है कि ये पूरा स्पेस बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। आज मैं अगर से बैंकिंग की बात करूं तो प्राइवेट बैंक हमें 2.2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है फॉरवर्ड बेसिस पे। अगर से मैं एनबीएफसी की बात करूं, जो क्वालिटी एनबीएफसी कंपनीज है वो मुझे 3 से 3.5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते हुए मिल रही है। साथ ही साथ हमें लगता है कि जो आरबीआई के 3 बड़े कदम है, जहां पे रेपो रेट कम हुआ, जहां पे लिक्विडिटी इन्फ्यूज हुई, और तीसरी चीज जहां पर पे जो हमने रिस्क वेट देखा था एनबीएफसी के अंदर में, वो रिस्क वेट्स को कम किया गया, जिसकी वजह से लेंडिंग एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा। तो एक अच्छा वैल्यूएशन, दूसरा अच्छी क्रेडिट ग्रोथ, ये 2 चीज बहुत ही अच्छा बिजनेस मोमेंटम के लिए। और तीसरी चीज एक एक्सट्रीम अंडर ओनरशिप इस स्पेस में। आप अभी भी देखिए, जबकि बैंकिंग फाइनेंशियल में एक अच्छी रिकवरी आई, पर आज भी ओवरऑल जो वेट है इस पूरे स्पेस में वो कहीं ना कहीं अंडर ओनरशिप बनी हुई है। और उसकी वजह से एक अच्छी रिकवरी मुझे लगता है पूरे बीएफएसआई स्पेस में देखने को नजर आएगी। और मेरी प्रेफरेंस रहेगी टॉप 4 प्राइवेट बैंक्स और साथ ही साथ क्वालिटी एनबीएफसी कंपनी जैसे कि बजाज ट्विंस, चोलामंडलम और श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में भी बने हुए हैं। जैम, तो आशीष चतुर्वेदी ने अपने कुछ प्रेफर्ड स्टॉक्स बताए और आशीष मशक्कत भी बहुत कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि इस वीकेंड पर CNBC आवाज़ मार्केट गुरुकुल, जहाँ इसका जो पहला अंश है या फिर पहले दिन का पहला, अगर आप देखें जो हमारा सेशन है, वो आशीष जी ही उसके स्पीकर हैं। तो आशीष, मज़ा आएगा इस सीरीज़ में। एक बार आप अब तक के सारे गुरुकुल्स में पार्ट रहे हैं, इस बार क्या खास आशीष जिस पे आप बात करेंगे? नहीं, मैं काफी एक्साइटेड हूँ वीरेंद्र, क्योंकि एक तो सबसे अच्छी बात है कि अभी तक जो हमने 2 मार्केट गुरुकुल इवेंट किए, उनके अंदर में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बुल रन मार्केट के अंदर में ट्रेड कर रही थी। और कई बार ऐसा होता है जब बुल रन चलती है तो अच्छे और बुरे इन स्टॉक्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हम देखते हैं वो स्टॉक जहां पर पे फाइनेंशियल रेशियोज वीक है, जहां पर पे पेडिग्री वीक है, पेरेंटेज अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी इन स्टॉक्स में बड़े रिटर्न बन जाते हैं। पर जैसे ही बुल मार्केट खत्म होती तब हमें पता चलता है कि ये स्टॉक किस तरह से सिग्निफिकेंटली पिटाई होती है और कैसे वापस क्वालिटी कंपनीज
जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली डोमिनेटेड है, वो कंपनीज ही लंबे समय में रिटर्न बना के देती है। तो एक अच्छी बात होगी कि एक अच्छे करेक्शन के बाद जब हम इस मार्केट गुरुकुल को लेंगे तो काफी चर्चा उन पैरामीटर्स के ऊपर, उन डिस्कशन के ऊपर होगा कि कैसे आप फंडामेंटली साउंड कंपनीज निकाले जो ऑल वेदर पोर्टफोलियो के तौर पर या ऑल वेदर मार्केट के हिसाब से लॉन्ग समय में आप जिसको लॉन्ग टर्म में जिनको रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी एक्साइटेड हूं और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया लर्निंग इस मार्केट गुरुकुल के इवेंट में मुझे लगता है होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, हम सब एक्साइटेड हैं और लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इस शो को समेटेंगे। वीरू और मैं आपसे इजाज़त लेंगे और अगले शो के लिए श्रेया और कंचन ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर तैयार हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।